दिसंबर की अंधेरी रात थी। सड़क पर आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ रह रहकर आ रही थी। शायद वो ठंड से भौंक रहे थे या किसी अनजाने साये के खौफ से। लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे, इस कड़कड़ाती ठंड का मजा ले रहे थे। मगर वो उस अंधेरी रात में नंगे पांव बदहवास भाग रही थी। ते हुए वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसकी हालत बिखरी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पर खरोच के निशान थे, बाल बेतरतीब हो चुके थे, गले में लिपटा दुपट्टा ना जाने कहाँ गिर गया था, जिसका उसे होश भी नहीं था। इस ठंड में उसके बदन पर गर्म कपड़े भी नहीं थे, और जो थे वो भी फट गए थे। वो भागते हुए एक गली में घुस गई। गली में घुसकर उसने एक दीवार का सहारा लिया और हांफते हुए लंबी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद उसे कुछ गाड़ियों के तेजी से पार होने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वो वहीं दुबक कर बैठ गई, जैसे कोई मासूम खरगोश शिकारी बिल्ली से दुबक कर छिप जाता है। उसकी नीली आंखें खौफ से कभी बड़ी हो रही थीं तो कभी सिकुड़कर बंद हो जा रही थीं। वो ना जाने कितनी देर से भाग रही थी और अब जाकर रुकी थी तो बदन का हर हिस्सा दर्द में डूब चुका था। बैठे हुए ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो घुटनों में मुंह छुपाकर फफक कर रो पड़ी। उसे रोते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कहीं दूर उसे गाड़ी रुकने के साथ साथ कुछ पदचाप सुनाई दिए। उसका मन फिर से डर गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और सामने गली में जो रास्ता नजर आ रहा था उसी में घुस गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, लेकिन वो चलती जा रही थी। चलते हुए उसकी नज़र एक छोटे से घर पर पड़ी जो थोड़ा सजा हुआ था। उसमें से कुछ लोग अंदर बाहर जा रहे थे। उसने थोड़ा इंतज़ार किया और खुद के बचाव के लिए उसी घर में घुस गई। वो अपना मुंह छुपाए कोने में खड़ी थी और छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसे कोई जगह नहीं मिली तो वो चलते हुए अपने लिए जगह तलाशने लगी। उसे एक कमरा नजर आया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने चोर नज़रों से इधर उधर देखा और कमरे में झांक कर देखने लगी कि कहीं कोई है तो नहीं ना, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसलिए वो झट से अंदर घुस गई और वहीं एक कोने में बैठकर सुस्ताने लगी। थोड़ी देर बाद कोई अंदर आया और इधर उधर देखे बगैर बिस्तर पर बैठ गया। वो कोई आदमी था या शायद कोई लड़का, वो सही से देख नहीं सकी थी। वो पकड़े जाने के भय से भी पीछे खिसक गई। उस हिस्से में रोशनी कम थी और साथ सामान भी भरे पड़े थे, जिस वजह से आने वाले ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। उसने अपने कपड़े बदले और एक ढीला सा ट्रैक सूट पहनकर यूं ही बैठ गया। मोबाइल हाथ में पकड़े वो किसी चीज़ को बार बार पढ़ रहा था और पढ़ते हुए उसके भाव बदल रहे थे। थककर उसने मोबाइल किनारे रखा और सुस्त सी आवाज़ में बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया। आज हमारी शादी थी और तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे प्यार को भी अपने स्वार्थ तले रौंद दिया। इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा और ना ही तुम्हें ये बात भूलने दूँगा। बोलते हुए उसकी आंखों के कोने से कुछ बूंदें निकली जिसे उसने बड़ी आसानी से साफ कर। वो कोने में बैठी उसकी बातें सुन रही थी और उसे यही समझ आया कि सामने वाले की शादी थी और दुल्हन भाग गई है। उसका गम इतना बड़ा था कि उसने सामने वाले की बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वो तो उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी जिससे वो यहाँ से भाग सके। वो ना जाने कब तक इंतज़ार में बैठी रही और ना जाने वो रात का कौन सा पहर था जब उसकी पलकें बोझिल होती हुई नींद में समा गई। सर, सर मेरी बात सुनिए। उसने भागते हुए उसे पीछे से आवाज़ दी। उसने चिढ़ते हुए मुड़कर उसे देखा। ऑफ वाइट शोल्डर टॉप पर ब्लू जीन्स पहने हुए वो हांफते हुए उसे ही देख रही थी। उसने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और वापस आगे बढ़ गया। उसके मुड़ने पर उसका चेहरा उतर गया, फिर भी वो उसे ज़ोर से पुकार कर बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं करनी अभी कोई तुमसे बात। जो बात करनी है क्लास में करना, उसने उखड़ कर कहा और तेजी से कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गया। वो उसे वो उसे बेबसी से जाते हुए देख रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सामने देखते हुए कहा, क्यों उसे इतना भाव देती है ऐना, छोड़ जाने दे उसे। वो तुझे पूछता नहीं है और एक तू है कि सिर्फ उसके पीछे पागल है। कॉलेज के सारे लड़के तेरे एक इशारे के इंतजार में हैं। ऐना ने हंसते हुए कहा, और मुझे उसके एक इशारे की तलब है रितिका, कमबख्त।
मेरी तरफ देखता भी नहीं है। उसे अंदाज़ा नहीं है कि उसकी एक नज़र मेरी प्यास बुझा सकती है। रितिका उसका चेहरा देखने लगी। शहर के जाने माने रईस विराट सिंह की बहन अनायरा सिंह, जिसकी एक नज़र के इंतज़ार में ना जाने कितने लड़के खड़े थे, मगर वो एक ऐसे इंसान के पीछे पागल थी जो उसे सही से देखता भी नहीं था। रितिका ने सर झटकते हुए कहा, अच्छा छोड़, चल लाइब्रेरी में चलते हैं। वो भी तो लाइब्रेरी में ही गए हैं। हाँ हाँ चल, अनायरा ने जल्दी से कहा और इतनी तेजी से भागी कि अगर कुछ मिनट की भी देरी हुई तो वो हमेशा के लिए नहीं दिखेगा। रितिका और ऐना लाइब्रेरी में पहुंच गईं और ठीक उसके टेबल के बगल में बैठ गई। वो उनके बैठने से बेअसर किताबों के पन्ने पलट रहा था। रितिका और अनायरा अपनी अपनी किताब लेकर बैठ गईं और टेबल पर बैठते ही रितिका ने धीरे से कहा, अथर्व सर। अथर्व ने उसकी बात को अनसुना किया और बुक इशू कराकर वहां से चला गया। अथर्व के जाने के बाद अनायरा उदास होकर उसे देखती रह गई। रितिका उससे बात कर रही थी, लेकिन अनायरा का सारा ध्यान अथर्व की तरफ था। उसकी खामोशी, उसका नज़रअंदाज करना उसे खलता था। पूरे कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो उसके पास ना आना चाहता हो, लेकिन सिर्फ वही था जो उसे कुछ भी नहीं समझता था। पहले दिन से लेकर आज तक अथर्व के करीब जाने की उसकी सारी कोशिश व्यर्थ हो गई थी, क्योंकि अथर्व उसकी तरफ नज़र भरकर देखता भी नहीं था। दोनों ने अपना पन्ना फिनिश किया और उठकर क्लास की तरफ चलने की। अब अथर्व के लेक्चर का टाइम हो गया था और वो उसका लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। क्लास में घुसी तो अथर्व पहले से ही अपनी जगह पर बैठा हुआ दिखा। अनायरा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि अथर्व ऐसे बैठा रहा जैसे वो वहाँ हो ही ना। अनायरा अपने बेचैन दिल को थामे रितिका के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में अथर्व खड़ा हुआ और वाइट बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखकर लेक्चर शुरू कर दिया और सबने अपना ध्यान उस तरफ ही लगा दिया।